अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन के ग्रेविटी के बारे में न्यूटन्स और आइंस्टाइन के व्यूज़ क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूटन्स के व्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आइंस्टाइन के व्यूज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन्स और आइंस्टाइन्स के क्या व्यूज़ थे। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में आइंस्टाइन ने क्या कहा था और न्यूटन्स ने क्या कहा था। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या होती है, आपको पता होगा कि ग्रेविटी यूनिवर्स की जो है बहुत ही बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है। ठीक है, वो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स होती है, ठीक है, जो एक बॉडी दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स में हर एक बॉडी, किसी भी बॉडी की अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक दूसरी बॉडी के साथ को क्या होती है, इंटरेक्शन में होती है, अट्रैक्टिव फोर्स पे होती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स के मुताबिक वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो न्यूटन के मुताबिक एक फोर्स जो एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है। एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन में होती है, वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती है, अट्रैक्शन फोर्स, और वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स होती है। ठीक है, तो न्यूटन के मुताबिक क्या था, न्यूटन के मुताबिक अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, और इसका मास m1 है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसके सेंटर से लेके और इसके सेंटर से लेके इनके दरमियान जो डिस्टेंस r है, ठीक है, तो इसके मुताबिक ये दोनों पार्टिकल्स जो है ये एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और वो कौन सी फोर्स होगी, वो ग्रेविटेशन की फोर्स होगी, और वो ग्रेविटेशन की फोर्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगी F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है वो न्यूटन ने हमें दिया था। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। वो फार्मूला क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एफ यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, जी यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है, m1 यहाँ पे इस बॉडी का मास है, m2 यहाँ पे दूसरी बॉडी का मास है। ठीक है, r यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है। ठीक है, तो न्यूटन के मुताबिक अगर आप दोनों बॉडी जो है, ठीक है, दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, लेकिन वो एक मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो उन दोनों मासेस के जो प्रोडक्ट है उनके बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। ठीक है, कि अगर आपके पास एक मास है दूसरा मास है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास अर्थ है, ठीक है, और आपके पास सन है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी वो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगी। ठीक है, मतलब वो ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये मास है, ठीक है, तो हम इस एक मास को लगा लेंगे, या ये नहीं कह सकते कि इस मास को लगा लेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इस मासेस की जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इसके। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस r है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दे जाएंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे तो दोनों बॉडीज़ के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो क्या होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख लें कि अगर आप इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस r को कम कर लें, ठीक है, तो दोनों बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस को ज़्यादा कर लें तो दोनों बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूटन के मुताबिक ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये इन दोनों बॉडीज़ की मासेस के प्रोडक्ट की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, और इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r²। ठीक है, तो ये न्यूटन्स के लॉस के मुताबिक हमारे पास ये था। ठीक है, कि एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू m1 m2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r²। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आते हैं कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन्स के क्या व्यूज़ थे। ठीक है, ये तो हमारे पास जनरल बात हो गई कि न्यूटन्स ने हमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ये कहा था। ठीक है, कि ये एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है,
और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो क्या होगा, वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से होगी, ठीक है। और वो होगा F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपने एक फेमस एग्जांपल सुना होगा कि न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा था, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो एप्पल गिरा, ठीक है, तो उसने कहा कि ये नीचे क्यों आया, क्योंकि अर्थ इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, ये अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आया, ठीक है, नीचे। मतलब न्यूटन के मुताबिक यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है, और वो कौन सी फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशन की फोर्स होती है, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ क्या थे अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के व्यूज़ क्या थे ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यूटन्स के व्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या व्यूज़ थे ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। तो न्यूटन्स के जो व्यूज़ थे वो क्या थे ग्रेविटी के बारे में, उसने क्या कहा था कि ग्रेविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक ग्रेविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, हमने ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन, कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन्स और आइंस्टाइन के क्या व्यूज़ थे, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ हैं, ठीक है, और ये हमारे पास आइंस्टाइन के व्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम है एक एक को पढ़ेंगे बाय नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन्स के व्यूज़ के बारे में अगर आ जाए, ठीक है, तो न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी जो है वो क्या है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास आइंस्टाइन की व्यू के मुताबिक और न्यूटन के व्यू के मुताबिक इन दोनों में ग्रेविटी, इन दोनों ने जो ग्रेविटी के बारे में थ्योरी दी थी, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या है और उन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, ठीक है। तो ग्रेविटी के हिसाब से दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी जो है ये क्या है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान सिमिलरिटीज़ है, ठीक है, कि ग्रेविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक। आइंस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब ये है कि ये नेचर की वजह से है, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब यह होता है कि वो नेचर की वजह से होता है, जिसमें आप रिसर्च नहीं कर सकते कि ये क्या है, ठीक है, ये किस वजह से है, ठीक है। तो न्यूटन्स और आइंस्टाइन दोनों के मुताबिक ग्रेविटी जो है ये नेचर का एक फोर्स है, ठीक है। ये नेचर की वजह से होता है, ग्रेविटी जो है ये एक नेचर प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक नेचर की प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। ये नेचर की वजह से होता है, ग्रेविटी जो है ये एक नेचर है, ये नेचर की वजह से होती है, ठीक है। फिर न्यूटन्स के व्यूज़ में अगर हम ग्रेविटी के नेचर के बारे में बात करें, ठीक है, तो बाय नेचर ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव, ठीक है। न्यूटन्स के मुताबिक ग्रेविटी जो है ये अट्रैक्टिव है बाय नेचर, ठीक है। इस तरह अगर आप आइंस्टाइन के व्यू की बात करें तो आइंस्टाइन के मुताबिक भी ग्रेविटी जो है ये बाय नेचर जो है वो क्या होती है, वो अट्रैक्टिव नेचर होती है, ठीक है। मतलब ये है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये रिपल नहीं करेगी। ये न्यूटन्स ने भी कहा था और ये आइंस्टाइन ने भी कहा था, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी जो है ये अट्रैक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। आइंस्टाइन के व्यू के मुताबिक भी ग्रेविटी जो है ये क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। अच्छा, फिर इनवर्स लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो लॉ है, ठीक है, या न्यूटन्स के जो व्यूज़ है ग्रेविटी के बारे में, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, आपको पता होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितने आप बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटेशन जो है या ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और आइंस्टाइन के मुताबिक भी ग्रेविटी जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है, कि आप जितना फोर्स डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना फोर्स कम होता जाएगा, जितना डिस्टेंस को कम करते जाओगे इतना फोर्स ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन के न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक भी ग्रेविटी जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। और आइंस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक भी ग्रेविटी जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ठीक है। तो ये भी दोनों में सिमिलरिटीज है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ से आते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो यहाँ पे आता है अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। कि न्यूटन्स ने अब स्पेस और टाइम के बारे में क्या कहा था और आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम के बारे में क्या कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों जो है ये तो न्यूटन्स व्यूज़ और आइंस्टाइन व्यूज़, ये न्यूटन के मुताबिक और आइंस्टाइन के मुताबिक दोनों सेम थे, ठीक है। लेकिन जो दोनों में डिफरेंट आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। कंसेप्ट अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो न्यूटन का क्या कंसेप्ट था अबाउट स्पेस एंड टाइम
और आइंस्टाइन का क्या कंसेप्ट था अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस एंड टाइम आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। न्यूटन्स के मुताबिक, न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक स्पेस और टाइम जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्पेस स्पेस जो आप खला कहते हो, ठीक है, और टाइम जो हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस जो है हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है, और टाइम जो है ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ होती है, ये हमेशा फ्यूचर में ही चलती है, ठीक है। मतलब आप इसको पीछे नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो टाइम हमेशा जो है वो आगे की तरफ चलता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस और टाइम जो है ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। और स्पेस मेड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस जो है ये पॉइंट से बना होता है, ठीक है। देन एंड टाइम मेड ऑफ इंटरवल्स, और टाइम जो है ये इंटरवल्स से बना होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स के व्यूज़ अबाउट स्पेस एंड टाइम क्या थे? न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस और टाइम जो है ये डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है। स्पेस जो है वो पॉइंट से बना होता है और टाइम जो है ये इंटरवल से बना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो आइंस्टाइन की व्यूज़ है, आइंस्टाइन की व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है स्पेस और टाइम के बारे में, ठीक है। आइंस्टाइन की व्यूज़ क्या है अबाउट स्पेस एंड टाइम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पेस एंड टाइम आइंस्टाइन यूज द टर्म स्पेस टाइम, ठीक है। आइंस्टाइन ने स्पेस एंड टाइम इस टर्म को यूज़ नहीं किया, उसने यूज़ किया स्पेस टाइम, ठीक है। मतलब उसने एंड को हटा दिया और उसने कहा स्पेस टाइम, उसने स्पेस टाइम के बारे में बात की, ठीक है। उसने कहा कि हम यहाँ पे स्पेस और टाइम के दरमियान यहाँ पे एंड नहीं लिखेंगे, उसने कहा ये स्पेस टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि कंसेप्ट अबाउट स्पेस एंड टाइम के आइंस्टाइन का स्पेस और टाइम के बारे में क्या कंसेप्ट था, ठीक है। तो उसने कहा कि इंस्टेड ऑफ स्पेस एंड टाइम, उसने कौन सा टर्म यूज़ किया? स्पेस। यहाँ पे न्यूटन्स ने स्पेस एंड टाइम जो है उसने कहा था कि स्पेस और टाइम जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसने कहा कि नहीं, स्पेस और टाइम जो है ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हम यहाँ पे एंड को नहीं लगाएंगे, ये होंगे स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो उसने ये टर्म यूज़ नहीं की स्पेस एंड टाइम, उसने यूज़ किया स्पेस टाइम टर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। कि लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कल जो है इस टाइम हमारा मैच है, आपने आना है, ठीक है। हमारा क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है, ठीक है, और इसी टाइम आपने आना है, ठीक है। तो आपको मैंने लोकेशन के बारे में नहीं बताया कि हमारी स्पेस क्या होगी, आपको मैंने टाइम के बारे में बता दिया, लेकिन आपको मैंने स्पेस के बारे में बताया नहीं, मैंने आपको लोकेशन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो आप जब कल आओगे, ठीक है, तो आपको तो टाइम जगह के बारे में पता नहीं होगा, तो आप किस जगह पे जाओगे, ठीक है। आपको टाइम के बारे में तो पता है, लेकिन आपको जगह के बारे में नहीं पता, ठीक है। फिर अगर आपसे मैं कहूँ कि कल हमारा मैच होगा इस ग्राउंड पे, मैं आपको ग्राउंड का नाम बताता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको टाइम के बारे में नहीं बताता कि कौन से टाइम पे, ठीक है। तो आप कि आपको जगह के बारे में पता है, लेकिन आपको टाइम नहीं पता, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया टाइम के बारे में, जगह के बारे में नहीं बताया, ठीक है। पहले जो एग्जांपल आपको मैंने दिया उसमें मैंने आपको कहा कि टाइम ये होगी, ठीक है, लेकिन मैंने जगह के बारे में आपको नहीं बताया, ठीक है। तो आपको जगह का नहीं पता था, ठीक है। फिर आपको मैंने ये कहा कि हमारे पास जगह मैंने आपको बता दी कि इस ग्राउंड पे हमारा मैच होगा, लेकिन मैंने आपको टाइम के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब आपको स्पेस और टाइम दोनों में एक चीज़ नहीं पता हो तो आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते, वो नामुकम्मल होती है, ठीक है। तो उसने कहा कि स्पेस और टाइम ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होती, ठीक है। स्पेस और टाइम ये दोनों एक ही चीज़ होते, ठीक है। अगर आप किसी को टाइम के बारे में बताओगे और आप उसको स्पेस के बारे में नहीं बताओगे, उसको जगह के बारे में नहीं बताओगे, तो उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। या अगर उसको आप जगह के बारे में बताओ कि इस जगह पे हमारा मैच होना है, लेकिन आप टाइम नहीं बताओ, तो उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्पेस और टाइम ये दोनों सेम एक साथ आएंगे, ठीक है। तो उसने ये इस टर्म इसलिए इस कंसेप्ट को यूज़ करके उसने इस टर्म को यूज़ किया, ठीक है, कि स्पेस और टाइम ये हम इस तरह नहीं लिखेंगे, उसने स्पेस टाइम ये टर्म यूज़ किया, उसने स्पेस एंड टाइम यूज़ नहीं किया। न्यूटन्स के मुताबिक स्पेस और टाइम जो है ये डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर हम इस एग्जाम्पल को ले लें, ठीक है, कि अगर मैं आपको टाइम के बारे में बता दूँ लेकिन मैं आपको जगह के बारे में नहीं बताऊँ, तो आप उस जगह पे नहीं पहुँच सकते उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं जगह के बारे में बताऊँ और आपको टाइम के बारे में बताऊँ, टाइम के बारे में नहीं बताऊँ, ठीक है, तो वो भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। जब मैं आपको बताऊँ कि कल हमारा मैच होगा इस ग्राउंड पे और इस टाइम पे, ठीक है, तो आपको जगह के बारे में पता होगा, टाइम के बारे में भी पता होगा, ठीक है। तो स्पेस और टाइम दोनों के बारे में आपको पता होगा, तो स्पेस और टाइम दोनों एक साथ आ, ठीक है। दो स्पेस और टाइम दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए उसने कहा, इस कंसेप्ट को उसने यूज़ किया और उसने स्पेस एंड टाइम ये कंसेप्ट यूज़ नहीं किया, उसने ये टर्म यूज़ नहीं किया, उसने स्पेस टाइम टर्म जो है वो यूज़ की, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास जो स्पेस होती है ये फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम होती है, ठीक है। स्पेस जो है वो क्या होती है, वो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम होती है। उसने कहा कि स्पेस जो है ये हमारे पास स्पेस टाइम का एक चादर होता है, ठीक है। उसने क्या कहा कि हमारे पास जो स्पेस होता है ये क्या होता है, ये स्पेस टाइम का एक चादर होता है इस तरह का, ठीक है। आपने कपड़ों का जो चादर होता है, ठीक है, उसने कहा कि ये कपड़े का जो चादर होता है, फैब्रिक का जो चादर होता है, ये इसकी तरह बिहेव करता है। हमारे पास जो स्पेस टाइम होता है ये कपड़े के एक चादर की तरह होता है, ठीक है। अगर आप उस कपड़े की चादर में, या आप उसने ये कहा कि हमारे पास जो स्पेस टाइम होता है ये रबर के शक्ल में होता है, ठीक है, ये रबर की शक्ल में होता है। अगर आप उस रबर के अंदर कोई चीज़ यहाँ पे रखोगे तो उस रबर में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, कर्व प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस टाइम है वो एक रबर शीट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर आप उसमें से हेवी बॉडी रखोगे तो उस जगह पे जहाँ पे आपने हेवी बॉडी रखी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक कर्व प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उसने ये कंसेप्ट दिया कि स्पेस टाइम जो है ये एक फैब्रिक या एक चादर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर आप उसमें से कोई हेवी बॉडी यहाँ पे रखोगे तो उसमें से यहाँ पे ये कर्व प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। या उसने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस टाइम होता है ये एक रबर शीट की तरह होता है। अगर आप उस रबर शीट में हेवी बॉडी को रखोगे तो उस जगह पे, जिस बॉडी जगह पे आपने हेवी बॉडी को रखा है उसमें वहाँ पे वो कर्व प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो स्पेस एंड टाइम आर इंटरवाइंस, दैट्स वाई इज स्पेस टाइम, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि स्पेस एंड टाइम्स आर इंटरवाइंड, दैट्स वाई नेम इज स्पेस टाइम, कि स्पेस और टाइम जो है इंटरवाइंड होते, ठीक है, इसलिए उसने उसको नाम दिया स्पेस टाइम का, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि न्यूटन आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम ये दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। उसने स्पेस एंड टाइम को यूज़ नहीं किया, उसने कहा स्पेस टाइम टर्म, हम इस टर्म को यूज़ करेंगे। और उसने कहा कि जो स्पेस होता है आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस जो है ये स्पेस टाइम की एक चादर होती है, ठीक है, या एक हमारे पास एक रबर की शीट होती है। अगर आप उस रबर की शीट में एक हेवी बॉडी को रखोगे तो उस जगह पे कर्व प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर उस हेवी बॉडी के पास दूसरी बॉडी होगी, ठीक है, तो उस बॉडी का अपना एक कर्व होगा, ठीक है। तो अगर आप उस जगह पे, अगर आपके पास यहाँ पे एक फैब्रिक की चादर होगी, ठीक है, या एक रबर की एक शीट होगी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एक हेवी बॉडी को रखोगे तो यहाँ पे एक कर्व प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक दूसरी बॉडी को यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, तो वो ये बॉडी ये इस कर्व पाथ को फॉलो करके यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर यहाँ पे आपके पास अर्थ है, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्थ है ये इसने इस स्पेस टाइम में यहाँ पे एक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। और इस कर्व की वजह से यहाँ पे जो सन है, ठीक है, ये सन इस डायरेक्शन में या इस पाथ को ये फॉलो करेगा, ये इस कर्व पाथ को फॉलो करेगा। और ये सन जिस स्पेस टाइम में है उस जगह पे इसने यहाँ पे खुद अपना एक कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी अपना खुद एक कर्व बनाता है, यहाँ पे एक खुद कर्व बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के कर्व को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उस आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे पास ये जो स्पेस टाइम है ये इस तरह की एक चादर होती है, ठीक है। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे पास जो स्पेस टाइम होती है वो इस तरह की एक फैब्रिक की एक चादर होती है, ठीक है, या एक इस तरह की एक रबर की शीट होती है, ठीक है। अगर आप इस रबर की शीट में यहाँ पे एक इस जगह पे एक हेवी बॉडी को रखोगे, जिस तरह अर्थ का एग्जांपल है या जिस तरह आप कह सकते हैं कि सन का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर आप इसी स्पेस टाइम में या इस रबर की शीट में एक हेवी बॉडी को यहाँ पे रखोगे तो वो उस जगह को क्या कर लेगा, वो उस जगह को कर्व कर लेगा, ठीक है। वो यहाँ पे अपना एक कर्व बना लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे एक दूसरी बॉडी को यहाँ पे रख देते हो, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये बॉडी जब यहाँ से, जब आप इसको यहाँ पे छोड़ोगे तो ये क्या करेगी, ये इस कर्व को फॉलो करके यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इस तरह इसीलिए आप जब लेट सपोज आपके पास एक मार्कर है, ठीक है, और उस मार्कर को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, तो वो मार्कर वापस कहाँ पे जाता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो किस पाथ को फॉलो करता है, ये उस इस कर्व पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये मार्कर नीचे वापस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना एक कर्व बनाया होता, ठीक है। जब आप यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस टाइम है, ठीक है, इस स्पेस टाइम में जब आप इस हेवी बॉडी को रख रहे हो, इस अर्थ को रख रहे हो, ठीक है, तो इसने यहाँ पे अपना एक कर्व बना हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप इस मार्कर को यहाँ से ऊपर फेंक रहे हो
तो ये मार्कर वापस इस पोजीशन पे आएगा और ये इस कर्व पाथ को फॉलो करेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें होती है वो साकिन में रहती है, ठीक है। तो आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस टाइम होता है वो इस तरह की एक रबर शीट होती है या इस तरह की एक चादर होती है, ठीक है। उसमें अगर आप किसी भी बॉडी को रखोगे तो वो उस जगह पे एक कर्व बना लेगा, ठीक है। और उस कर्व से अगर आप यहाँ पे ऊपर चीज़ें कोई यहाँ पे भेजोगे, ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमारे पास एक और स्टार होगा, लेट्स सपोज आपके पास एक सन है या एक मून है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपके पास एक स्टार है, ठीक है। तो ये स्टार क्या करेगा, ये इसके अराउंड इस तरह से इस कर्व में क्या करेगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो इसने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्स होंगे उन स्टार्स का अपना एक कर्व होगा, ठीक है, लेकिन वो जब रिवॉल्व होंगे तो इस कर्व को पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आइंस्टाइन की व्यू का मतलब स्पेस और टाइम जो है वो कंसेप्ट ये था, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, वर्किंग। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है, कि न्यूटन्स के मुताबिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मून है, ठीक है, तो ये अर्थ इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मून अगर इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी हो, ठीक है, फिर भी ये अर्थ जो है वो क्या करता है, वो इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें रहती है वो साकिन रहती है, वो ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस मून को, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस अर्थ को यहाँ पे कम कर ले, इसको यहाँ पे हाफ कर ले, तो फिर ये मून जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगी कि और यहाँ से डिविएट हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक ये जो है क्या होते हैं, ये एक्शन एट अ डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि आप यहाँ पे देख लें कि ये डिस्टेंस के मुताबिक जो है वो होता है, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये डिस्टेंस पे काम करता है, कि आप अगर आपके पास यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मून है, तो ये अर्थ जो है वो इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो न्यूटन के मुताबिक ये किस तरह वर्किंग करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्शन एट अ डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी वर्किंग के बारे में अगर बात करें, आइंस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक इसकी जो वर्किंग है वो किस तरह होती है, ठीक है। मैटर्स टेल्स द टाइम, मैटर्स टेल द स्पेस हाउ टू कर्व, ठीक है। मैटर्स स्पेस को ये बताता है कि किस जगह पे तुमने कर्व होना है, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, ठीक है, ये या जिस तरह आपको मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास ये एक मैटर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास स्पेस टाइम है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैटर टेल्स द स्पेस हाउ टू कर्व, ठीक है। ये हमारे पास एक मैटर है, ये हमारे पास स्पेस टाइम है, ठीक है। तो ये मैटर इस स्पेस टाइम को ये बताता है कि तुमने कहाँ पे कर्व होना है, ठीक है। तो जिस जगह पे आप मैटर को रखोगे, ठीक है, उस रबर शीट में या उस स्पेस टाइम में अगर आप किस जगह पे मैटर को रख रहे हो, तो उस जगह पे वो क्या हो जाता है, वो इस जगह पे अपना एक कर्व बना लेता है इस तरह से, ठीक है। आप देख लें यहाँ पे इस तरह के कर्व इसने बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मैटर टेल्स द स्पेस हाउ टू कर्व, कि मैटर स्पेस को ये बताता है कि किस तरह से तुमने कर्व होना है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ जो है ये एक मैटर है, ठीक है, और हमारे पास ये एक स्पेस टाइम है। तो मैटर जो है वो स्पेस को बताता है कि तुमने किस जगह पे कर्व होना है। तो जिस जगह पे मैटर होगा उस जगह पे चादर जो है या रबर जो है वो क्या होगी, वो इस जगह पे कर्व होगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, स्पेस टेल्स द मैटर हाउ टू मूव, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस जो है वो मैटर को ये बताता है कि तुमने किस तरह से मूव करना है, किस तरह से ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें, हेवी बॉडीज बेंड स्पेस टाइम, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे जो हेवी बॉडीज होती है, जो जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये इस तरह जो कर्व बना रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो हेवी बॉडीज बेंड स्पेस टाइम, कि हमारे पास जो हेवी बॉडीज होती है वो स्पेस टाइम को बेंड कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हो, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ को फॉलो करके इस जगह पे आएगा, ठीक है, ये किसी और पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अगर आपके पास यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, ठीक है, और इस मैटर की वजह से ये इस चादर में इसने एक कर्व बनाई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसिडर करोगे या एक यहाँ पे एक मैटर को कंसिडर करोगे, तो वो मैटर इस कर्व पाथ को फॉलो करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, या इस कर्व पाथ को फॉलो करके यहाँ पे रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस टेल्स द मैटर हाउ टू मूव, ठीक है, एंड हेवी बॉडीज बेंड स्पेस टाइम, हेवी बॉडीज जो है वो स्पेस टाइम को बेंड करती, ठीक है। अच्छा, प्लेनेट फॉलो द कर्वेचर ऑफ हेवी बॉडीज,
कि प्लेनेट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ हेवी बॉडीज। इसका मतलब क्या है, जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पे सन है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द यहाँ पे प्लेनेट्स है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक प्लेनेट है, ठीक है, तो ये प्लेनेट क्या करेगा, प्लेनेट फॉलो द कर्वेचर ऑफ हेवी बॉडीज। इस हेवी बॉडी का या इस सन का जो कर्वेचर होगा, प्लेनेट उस पाथ को जो है वो फॉलो करेगा, उस पाथ पे यहाँ पे इस तरह से आएगा, इस कर्व को यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो प्लेनेट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ हेवी बॉडीज। यहाँ पे हेवी बॉडीज ने जो कर्वेचर बनाया होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास एक स्पेस टाइम है, ठीक है, इस स्पेस टाइम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेवी बॉडी है, ठीक है। तो इस हेवी बॉडी ने यहाँ पे क्या किया, एक कर्व बनाया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक प्लेनेट होगा तो वो प्लेनेट भी इस कर्व पाथ को फॉलो करके यहाँ पे मूव होगा, ठीक है। तो प्लेनेट फॉलोज द कर्वेचर ऑफ हेवी बॉडीज, कि ये हेवी बॉडीज ने जो कर्वेचर बनाया होगा, जो कर्व बनाया होगा, ठीक है, तो प्लेनेट उन पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सन है, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सन ने अपना इस तरह का एक कर्व बनाया होता, ठीक है। हमारे पास ये एक स्पेस टाइम की एक चादर है, ठीक है। यहाँ पे सन को हमने रखा है, ठीक है। तो सन यहाँ पे क्या करता है, सन यहाँ पे अपना एक कर्व बनाता है, कर्वेचर। तो इसके इर्द गिर्द अर्थ जो है वो क्या करता है, अर्थ सन के रिवॉल्व अराउंड होता है, ठीक है। तो ये अर्थ इस कर्व पाथ को फॉलो करके इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगा, ठीक है। और ये इस तरह का एक एलिप्स बना, यहाँ पे इस तरह का एक पल्स बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हाँ, अच्छा, तो ये बात होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ग्रेविटी एंड लाइट, ठीक है। तो ग्रेविटी एंड लाइट के बारे में न्यूटन्स के क्या व्यूज थे, ठीक है। ग्रेविटी बेंड लाइट्स इज पार्टिकल हैज पार्ट लाइट हैज पार्टिकल इन नेचर, ठीक है। कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है। वो ग्रेविटी लाइट को बेंड क्यों करती है, क्योंकि न्यूटन्स के थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है, ठीक है। ग्रेविटी बेंड लाइट्स का मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है, ठीक है। क्योंकि न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक या न्यूटन्स की थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है ये क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और ग्रेविटी जो है हमारे पास फोर्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइट जो है ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। तो अगर आप इस लाइट को आप इस पार्टिकल को जो है वो क्या करोगे, उसको डायरेक्शन दोगे, ठीक है, उसको मूव करवाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ग्रेविटी बेंड लाइट्स, कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है ये पार्टिकल होते हैं नेचर में, न्यूटन्स के मुताबिक लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए ग्रेविटी की वजह से वो क्या हो जाता है, वो अपनी पाथ को बेंड कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ग्रेविटी एंड लाइट, आइंस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी एंड लाइट के बारे में उसने क्या कहा था कि ग्रेविटी बेंड लाइट, कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है। लेकिन उसने आइन- आ- न्यूटन्स का जो कंसेप्ट है वो उसने न्यूटन्स का कंसेप्ट नहीं यूज़ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि आइंस्टाइन जो है वो स्पेस टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी एंड लाइट, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है, ठीक है। लेकिन उसने न्यूटन्स का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया था, इसने स्पेस टाइम का कंसेप्ट यूज़ किया था, ठीक है। तो उसने क्या कहा था कि लाइट फॉलो स्पेस टाइम कर्वेचर, ठीक है। कि अगर आपके पास ग्रेविटी बेंड्स लाइट, ठीक है, कि आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है, लेकिन उसने न्यूटन्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया था, उसने स्पेस टाइम कंसेप्ट को यूज़ किया था। उसने ये कहा था कि अगर आपके पास, यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास यहाँ इस एग्जांपल से आप समझ लें, ठीक है, कि अगर आपके पास यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे एक मून है, ठीक है, और उस मून में से लाइट निकल रही है, ठीक है। तो वो मून से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, वो जिस पाथ को फॉलो करेगी, तो मून को तो ये पाथ फॉलो करनी चाहिए थी, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन मून से जो लाइट निकलती है वो स्ट्रेट मार्ग में नहीं चलती, वो किस पाथ में चलती है, वो इस कर्व पाथ को फॉलो करके इस डायरेक्शन में चलती है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे कर्व हो जाती है, ठीक है, इस तरह से, और इस तरह से बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेविटी एंड लाइट, ठीक है। तो आइंस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है, लेकिन जो न्यूटन ने कंसेप्ट दिया था वो न्यूटन के कंसेप्ट उसने यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसने कहा कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को तो बेंड तो करती है, ठीक है, लेकिन उसने स्पेस टाइम कंसेप्ट को यूज़ किया, ठीक है। स्पेस टाइम कंसेप्ट को उसने किस तरह यूज़ किया कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे सन है, ठीक है, और यहाँ पे मून है, ठीक है। तो मून में से जो लाइट निकल रही है वो तो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन मून से जो लाइट निकलती है
वो इस कर्वेचर पे यहाँ पे जब पहुंचती है तो यहाँ से बेंड होके इस तरह से चलती है, ठीक है। फिर यहाँ से जब आती है, ठीक है, तो इस कर्वेचर पाथ को फॉलो करके इस तरह से बेंड होती है और फिर यहाँ पे पहुंचती है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि ग्रेविटी जो है वो लाइट को बेंड करती है। यहाँ पे आप देखें, क्योंकि वो इस कर्व पाथ को फॉलो करेगी अगर यहाँ से मून से एक लाइट निकल रही है, ठीक है। अच्छा, तो लाइट फॉलो स्पेस टाइम कर्वेचर, कि लाइट जो है वो इस स्पेस टाइम कर्वेचर को फॉलो करेगी। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो कर्व बन रहा है स्पेस टाइम में, लाइट उस पाथ को जो है फॉलो करेगा, इसलिए उसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिस फिनोमेना इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं कि जब यहाँ पे इस मून से जो लाइट निकल रही है और वो इस सन के कर्व से आके बेंड हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट जो कंसेप्ट है न्यूटन्स के व्यूज़ के मुताबिक, वो है ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स, न्यूटन्स की जो व्यूज़ है या न्यूटन्स की थ्योरी जो है वो डू नॉट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। कि न्यूटन्स के जो व्यूज़ है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के कंसेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। न्यूटन्स के व्यूज़ ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो आइंस्टाइन की व्यूज़ हैं उसके मुताबिक ग्रेविटेशन वेव्स जो है वो इस थ्योरी के एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी जो है, आइंस्टाइन की व्यूज़ जो है वो ग्रेविटेशन वेव्स की थ्योरी को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो स्टार्स हैं, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, ठीक है। तो ये स्टार क्या होते हैं, ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये जब एक दूसरे के इस तरह से रिवॉल्व होंगे तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, ये इस तरह के ग्रेविटेशनल वेव्स बनाएंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स के मुताबिक दो स्टार्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के इस गिर्द गिर्द यहाँ पे इस तरह से रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनाते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के कंसेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन न्यूटन की जो थ्योरी है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के कंसेप्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। आइंस्टाइन की व्यू जो है वो किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है ग्रेविटेशनल वेव्स को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो स्टार्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास न्यूटन्स और आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटेशन ग्रेविटी के बारे में व्यूज़, ठीक है। कि ग्रेविटी के बारे में न्यूटन्स के क्या व्यूज़ थे और आइंस्टाइन के क्या व्यूज़ थे।